बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आर एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो इन गायनी इंशाल्लाह। सो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस अक्सर नाम पढ़ते हुए लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। नो, इट इज़ नॉट। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब यह है कि नॉर्मली तो हमारे पास एंडोमेट्रियल जो स्ट्रक्चर होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, वो एंडोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। बट अगर उसी तरह एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है, जो कि फंक्शनिंग हो, इसका स्ट्रोमा और ग्लैंड उसी तरह सारा कंपोनेंट हो और वो इन्फ्लुएंस हो हार्मोन से, जैसे कि एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, मंथली, बट वो प्रेजेंट किसी और एक्टोपिक जगह पे हो आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, इन एनी एक्टोपिक प्लेस, सपोजिंगली ओवरीज में प्रेजेंट हो या फिर वो कहीं पाउच ऑफ डगलस में प्रेजेंट हो, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है? तीन मेन चीज़ें होती हैं: डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वाली। एंड डिस्परोनिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली व्हेन अ फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर 2 years, ठीक है, और मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको नीचे पूरी फिजियोलॉजी बताता हूँ। अब पहले देख लें कि इसकी कौन सी साइड्स होती हैं जहाँ पे एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो कर सकता है। तो सबसे कॉमन होता है इन द ओवरीज, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन लिगामेंट्स होते हैं, आपको पता है, राउंड लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है, वहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, वहाँ पे पाउच ऑफ डगलस या कूल डे सैक किसे हम कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। अगर यहाँ पे एंडोमेट्रियम का एक्स्ट्रा एक्टोपिक टिश्यू प्रेजेंट होगा तो बाद में यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, एडिशंस बनती हैं और पेन होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन, ठीक है। पेरिटोनियम के अंदर हो सकता है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड अपेंडिक्स के अंदर होगा तो पेन होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा सर्विक्स एंड वेजाइना, फ्लोपियन ट्यूब, इन सब के साथ होगा तो पेन होती है स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के वक्त, ठीक है। और अक्सर लेप्रोटमी या फिर हिस्टेक्टमी के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद ऑब्वियसली हीलिंग होती है और हीलिंग होते हुए स्कार टिश्यू बनता है और वहाँ पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू बन सकता है। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू एक्टोपिकली प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज साइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख लें, पिक्चर से आपको याद हो सकता है। ओवरीज में बहुत कॉमन होता है, यहाँ पीछे यूट्रस के पीछे ये जगह होती है, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा रेक्टोवेजाइनल सेप्टम होता है नीचे, ठीक है। जो हमारे पास ये यूट्रस और एंडोमेट्रियम है और विजाइना है, इसके और रेक्टम के दरमियान की ये स्पेस होती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैडर में हो सकता है, ब्लैडर की वॉल में होगा तो पेन होगी ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, ठीक है। पेरिटोनियम में हो सकता है, फ्लोपियन ट्यूब में हो सकता है, मतलब डिफरेंट ये सारी जगह हैं जहाँ पे हो सकता है, ओके। और अगर ये एंडोमेट्रियम के बजाय, मतलब आपको पता है ना कि यूट्रस की कौन कौन सी लाइनिंग होती है, अंदर एंडोमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम होती है, देन पेरीमेट्रियम होती है। अब एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर मायोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पे तो इट वुड बी कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूट्राइन टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू एक्टोपिकली अगर मायोमीट्रियम के अंदर प्रेजेंट होगा, मायोमीट्रियम तो मसल की लेयर है ना, वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू का नहीं बनता होना, ठीक है। मसल्स की फाइबर्स के दरमियान में एंडोमेट्रियल टिश्यू हो, मतलब स्ट्रोमा और ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एंडोमेट्रियोसिस के क्या रिस्क फैक्टर हैं? मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है दैट इज एस्ट्रोजन एक्सपोजर, ठीक है। एस्ट्रोजन एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतने चांसेस होंगे कि एंडोमेट्रियम का जो एक्टोपिक टिश्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, ठीक है। सो जैसे कि अब एस्ट्रोजन एक्सपोजर किन लोगों में ज़्यादा होता है? जिनकी अर्ली मेनार्की होती है, ठीक है। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो अगर 10 साल का हो रहा है जिस एक औरत में और एक में 15 साल में हो रहा है, तो किस में ज़्यादा चांसेस हैं कि एस्ट्रोजन एक्सपोजर? लाजमी सी बात है जिसकी अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एंडोमेट्रियोसिस होगी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी एंडोमेट्रियोसिस हो, ठीक है। लेट मीनोपॉज, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका स्पैन जो है लाइफ में मेंस्ट्रुएशन का वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा, 40-50 ईयर्स तक, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा
नली पैरिटी, जैसे कि अगर फीमेल्स जो कंसीव करती हैं, जिनके अंदर प्रेगनेंसी होती है, तो उनके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो डिलीवरी करती हैं तो उसके बाद वो लैक्टेट करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। और जब ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो उनके अंदर ज़्यादा हो जाता है लैक्टेशन, लैक्टेटिंग हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लैक्टेटिंग हार्मोन जो होता है वो इनहिबिट करता है एस्ट्रोजन को, सही है। सो इसलिए वो सेफ़ होती हैं फॉर सम पीरियड। तो जिनके अंदर जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उनके अंदर एस्ट्रोजन एक्सपोजर उतना कम होगा एंड दे आर सेफ, ठीक है। हमने पीछे कैंसर में भी पढ़ा था। तो जितना ज़्यादा एक्सट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होगा एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। सो ये जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, ओके, पूछे जाते हैं अक्सर। नाउ वी कम टू द पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में इसकी कुछ थेरीज प्रपोज की गई हुई हैं, ठीक है। सो इन थेरीज के अकॉर्डिंग जो है एंडोमेट्रियोसिस कैसे होती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली थेरी है रीगर्जिटेशन थेरी। अब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है तो जो फ्लूइड होता है वो सारे का सारा नीचे ब्लीड कर जाता है, ठीक है। वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, स्ट्रोमा होता है, दैट स्लग्स ऑफ और वो चला जाता है, मतलब ब्लीड आउट हो जाता है। बट इन सम केसेस अगर वो यूट्रस से चला जाए इनटू फ्लोपियन ट्यूब एंड देन इनटू द ओवरीज, ठीक है। रीगर्जिटेशन का मतलब यही है ना कि वापस जाना, बैक फ्लो होना, ठीक है। तो रीगर्जिटेशन का मतलब है कि वो फ्लूइड जाएगा इनटू द ओवरीज, और जब ओवरीज में जाएगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, एंडोमेट्रियम से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का टिश्यू होता है ना जो ब्लीड आउट कर रहा होता है, मतलब स्ट्रोमा, ग्लैंड्स वगैरह, वो चले जाएंगे और दे विल गो इनटू द ओवरी और वहाँ जाके वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। सो इस तरह ओवरीज के अंदर जो होगा वो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज वन थेरी दैट इज कॉल्ड इज रीगर्जिटेशन थेरी, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास बिनाइन मेटास्टेटिक थेरी। अब बिनाइन मेटास्टेसिस की थेरी जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि नॉर्मली, अब मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस का मतलब हम होता है कि ग्रो करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हम कैंसर कहते हैं ना मेटास्टाइज कर गए हैं। मेटास्टाइज का मतलब क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन से वो थ्रू लिम्फ नोड्स, थ्रू ब्लड किसी और दूसरे ऑर्गन तक चले गए हैं। सो यहाँ पे भी बिनाइन मेटास्टेसिस का मतलब यही है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो वाया ब्लड या वाया लिम्फेटिक्स लंग्स में चला गया, बोन में चला गया और वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू डेवलप हो गया, ठीक है। इट्स वेरी रेयर कि ब्रेन में हो, बट लंग्स में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, आइज़ में हो सकता है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो ब्लीड, मंथली ब्लीड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग होती है वैसे ही उन ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसको हम विकेरियस ब्लीडिंग कहते हैं। देन हमारे पास है मेटाप्लास्टिक थेरी। अब मेटाप्लास्टिक थेरी का मतलब क्या है, मेटाप्लेजिया हो जाना। मेटाप्लेजिया होने का मतलब क्या है कि एक फैमिली ऑफ सेल्स जो है वो अपनी शेप चेंज कर ले एंड डेवलप हो जाए किसी और फैमिली ऑफ सेल्स में। सो इन यूट्रो जो हमारे पास मीजोथीलियम होती है पेल्विस और एब्डोमेन की, जिसने सपोजिंगली इंटेस्टाइन का कोई टिश्यू बनाना था, या उसने कोई मतलब रेक्टम का टिश्यू बनाना था, या उसने कोई लिगामेंट बनाना था, ठीक है। नॉर्मली तो उसने ये बनाना था, बट अब उसके अंदर क्या हो गया, मेटाप्लेजिया हो गया। मेटाप्लेजिया हुआ तो वो क्या कर गया, चेंज कर गया अपनी फैमिली, अपनी वो डिफ्रेंसिएशन चेंज कर गया, और वो किस में डेवलप हो गया, इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू। सो दिस इज मेटाप्लास्टिक थेरी। मेटाप्लेजिया हो गया नॉर्मल जो सिलोमिक एपिथेलियम थी जिसने एब्डोमेन का या पेल्विस का कोई स्ट्रक्चर बनाना था, इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई हुई बात। देन है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल थेरी। इसका मतलब क्या है, बोन के अंदर होते हैं प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है, और वो डेवलप कर रहे होते हैं इनटू डिफरेंट टिश्यूज सेल्स, ठीक है। सो अगर वो इस थेरी के अकॉर्डिंग जो बोन के अंदर पड़े होते हैं प्रोजेनिटर सेल्स वो डेवलप हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यूज, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम प्रोजेनिटर सेल थेरी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मैं आगे रिपीट करता हूँ इसको। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है नॉर्मल, और जो ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू है, इनके अंदर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी तो है। दोनों के अंदर क्या है, ग्लैंड्स हैं, दोनों के अंदर क्या है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, बट ये फंक्शनली टोटली डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शनली टोटली डिफरेंट है। अब फंक्शनली कैसे डिफरेंट है ये दो, अब आपको पता है कि ये असल टिश्यू तो है नहीं। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, ये एक्टोपिक साइट पे है, ठीक है। सो इसने सर्वाइव करना है। क्यों सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है, सपोजिंगली ये ओवरीज के अंदर प्रेजेंट है, या ये मतलब इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक्टोपिक टिश्यू है। बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होगा कोशिश करेगा कि इसको रिमूव किया जाए, बट सम हाउ इट रिमेन्स, और ये सर्वाइव करता है क्योंकि इसके पास कुछ, वो कहते हैं ना ट्रिक्स अप हिज स्लीव, ठीक है। तो इसके पास कुछ ट्रिक्स हैं। ये क्या करता है कि ये बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करता है, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स, उनको रिक्रूट करता है, और वो फिर क्या करते हैं, बहुत सारी कीमोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि
एंजियोजेनेटिक साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, एंडोथेलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, बहुत सारे मतलब कीमोकाइंस रिलीज़ करते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो कीमोकाइंस आगे जाके क्या करेंगे कि बहुत सारे वेजेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से पिक्चर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू है, ठीक है, एंडोमेट्रियोइड है, और इसने क्या किया हुआ है, ये एक्टोपिक है, ठीक है, मैं एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहा हूँ। सपोजिंगली ये पड़ा हुआ है ओवरीज के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने बहुत सारे कीमोकाइंस रिलीज करने हैं, और उसने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सबको, ठीक है। वो मोनोसाइट्स और जो लिम्फोसाइट्स आए हैं उन्होंने क्या करना है, बहुत सारे वेजेफ रिलीज करने हैं जो कि वहाँ पे ब्लड नेटवर्क्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करने हैं। उसके अलावा इनके पास एक और चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड एज एरोमाटेज, ठीक है। एरोमाटेज क्या है, स्टीरोजेनिक एंजाइम है, ठीक है। आपको पता है ना एस्ट्रोजन क्या है, एक स्टीरॉइड ही है, तो ये स्टीरॉइड प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये सारे काम मतलब ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं और एस्ट्रोजन वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको हेल्प करते हैं कि वे ये फॉरेन लोकेशन के ऊपर सर्वाइव कर सके। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। उसके अलावा इनके और कैंसर सेल्स के दरमियान कुछ एसोसिएशंस भी हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना कैंसर सेल्स की तरह, क्योंकि आपको पता है कैंसर सेल्स भी उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो सर्वाइव करते हैं, वो डिवाइड करते हैं एनॉर्मसली, तो इनके अंदर भी वो पोटेंशियल होता है, और ये भी क्या करते हैं इसी तरह कैंसर के सेल्स की तरह ही सर्वाइव करते हैं एक्टोपिक लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और इनके अंदर भी वही वाली एबनॉर्मेलिटीज़ और साइटोजेनिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि P10 की म्यूटेशन होती है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन की। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द एक्टोपिक लोकेशन, ठीक है। सो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने जो पैथोजेनेसिस में थेरीज पढ़ी थी, रीगर्जिटेशन पढ़ी थी। रीगर्जिटेशन थेरी जो है ना वो मोस्ट फेवर्ड थेरी है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि रेट्रोग्रेड, पीछे की तरफ ब्लड जो है वो मतलब नीचे थ्रू वजाइना और थ्रू वल्वा बाहर जाने के बजाय ब्लड जो है एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो चला गया है इनटू ओवरीज और वहाँ जाके इम्प्लांट हो गया। सो दिस इज रीगर्जिटेशन थेरी। देन है बिनाइन मेटास्टेटिक थेरी। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुँचना वाया ब्लड एंड लिम्फेटिक्स। एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर पहुँच जाए टू द डिस्टेंस साइड लंग्स, ब्रेन, बोन्स वगैरह तक, ठीक है। देन है मेटाप्लास्टिक थेरी। मेटाप्लास्टिक थेरी का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल मिजोथीलियम थी पेल्विस और एब्डोमेन की, जिसने पेल्विस और एब्डोमेन का कोई टिश्यू या स्ट्रक्चर बनाना था, वो चेंज होके मेटाप्लेजिया हो गया उसका और वो एंडोमेट्रियम में डेवलप हो जाए, ठीक है। या और फोर्थ थेरी है हमारे पास स्टेम सेल या प्रोजेनिटर सेल थेरी। इसमें क्या है कि बोन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रोजेनिटर सेल्स, वो क्या हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट कर गया इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू, और इस तरह एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू बना, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा कि एक बात रह गई कि रीगर्जिटेशन थेरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स के अंदर अराउंड 45 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद मतलब उनके अंदर जाएगा, ठीक है, माना जा सकता है कि वो फ्लोपियन ट्यूब से ओवरीज तक पहुंच गया, ठीक है, ओके। बट कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं, सपोज 50 ईयर्स की है या 60 ईयर्स की है, उनके अंदर भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। सो दिस थेरी वहाँ पे तो फिट बैठती ही नहीं है बात। सेकेंडली लंग्स के अंदर या डिस्टेंट ऑर्गन के अंदर अगर हमें एंडोमेट्रियल टिश्यू मिला है तो वो तो रीगर्जिटेट करके नहीं पहुंच सकता ना लंग्स तक। कोई तरीका ही नहीं है कि एंडोमेट्रियल जो ब्लीडिंग है वो रीगर्जिटेट करके पीछे लंग्स तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करती। सेकेंडली प्री मीनोपॉजल फीमेल्स जो हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही, तो रीगर्जिटेट कहाँ से करना है, उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो these are limitation of this theory, but this is still widely accepted. Hopefully आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी. We continue this topic from this onward in the next video.